वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे केरल की जगह कर्नाटक हाईकोर्ट को लक्षद्वीप का न्याय क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव के विषय में। अर्थात यहाँ के जो प्रशासक हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि जो लक्षद्वीप का न्याय क्षेत्र है उसको कर्नाटक हाईकोर्ट के अधीन लाया जाए। तो समझेंगे कि आखिर यह जो मुद्दा है क्यों विवादित होता जा रहा है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे H1B वीजा के विषय में और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर H1B वीजा क्या होता है, इस समय यह क्यों चर्चा में बना हुआ है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित द्वीपों का समूह है, जो कि देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के प्रशासनिक कार्यों का जो संचालन होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के द्वारा किया जाता है। इस द्वीप को पहले लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका जो नामकरण है वह लक्षद्वीप कर दिया गया। लक्षद्वीप मलयालम और संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप। अर्थात जो लक्षद्वीप है उसका मतलब क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां पर 1,00,000 द्वीप हों। हालांकि यहाँ पर बड़े आकार के जो द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं, जिनको हम मॉनिटर करते हैं, और इनका टोटल जो एरिया है वो 32 वर्ग किलोमीटर का है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। ये जो द्वीप है ये केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है, और जो केरल उच्च न्यायालय है उसका पूरा नाम है केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को कि केरल उच्च न्यायालय का जो नाम है वह क्या है, केरल एवं लक्षद्वीप उच्च न्यायालय है, क्योंकि लक्षद्वीप इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है लोगों का, मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और पर्यटन करना। और यह जो द्वीप समूह है, केरल का जो कोच्चि वाला क्षेत्र है वहां से 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर जो दूरसंचार की सेवाएं हैं वह एयरटेल और बीएसएनएल के द्वारा प्रदान की जाती हैं, और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 70,000 है। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वह है मलयालम, अंग्रेजी, और यहाँ पे दो बोलियां बोली जाती हैं, जेसेरी और तिबेही। अब ये जितनी चीजें हमने बताई सभी का आगे यूज होने वाला है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है कि आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन है, इसी के कारण यहाँ के सभी लोगों को क्या रखा जाता है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो आपको प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ेगा। अभी क्या है कि लक्षद्वीप के प्रशासन, जिसके इस समय प्रमुख हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, इन्होंने प्रस्ताव रखा है कि लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र को केरल हाईकोर्ट की जगह कर्नाटक हाईकोर्ट किया जाए। अर्थात जो भी आगे से कार्रवाइयां हों, जो भी केसेस चल रहे हैं वह कहां चले जाएं, वह कर्नाटक हाईकोर्ट के अधीन लाए जाएं, न कि केरल उच्च न्यायालय के अधीन। प्रस्ताव ऐसे समय पर आया है जब प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कई निर्णयों के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील की गई है। आपको पता है कुछ समय पहले उन्होंने यहाँ पर गुंडा कानून, गुंडा एक्ट पास किया था। यह भी नियम बनाया था कि ऐसे लोग जो है कि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वह पंचायत में उम्मीदवार नहीं बन सकते। और इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा था क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रमुख ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ काफी मजबूत है, तो उनको राजनीति से बाहर करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि पंचायत ही यहाँ पर वहाँ सबसे प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा तो है नहीं। इसके अलावा जो है कि प्रफुल्ल पटेल जी ने सड़क चौड़ा करने की भी घोषणा की थी, जिसके लिए मछुआरों की झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं, और बहुत से और कानून पास किए, जैसे शराब की बिक्री से लेकर बहुत सी चीजों को। और इसी के कारण इस साल ही 11 रिट याचिकाओं सहित 13 आवेदन जो है कि केरल हाई कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, और इसमें जो है कि हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। अब ऐसे में जो है कि निर्णय अगर लिया जाता है प्रशासक के द्वारा कि इसका जो है कि न्याय क्षेत्र अलग किया जाए, स्वाभाविक है उसका विरोध होगा ही होगा। कानून के अनुसार हाईकोर्ट के न्याय क्षेत्र में परिवर्तन केवल संसद ही कानून बनाकर कर सकती है, ना कि राज्य। अर्थात संविधान के अनुच्छेद 241 के अनुसार संसद कानून के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट का गठन कर सकती है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश के न्यायिक कार्य क्षेत्र को किसी दूसरे उच्च न्यायालय को दे सकते। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, संसद में प्रस्ताव लाना होगा। राज्य स्वयं द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला
सकता है, लेकिन यहाँ पर जो घोषणा की गई, जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है यहाँ के प्रशासक के द्वारा। कानूनी जानकारों का कहना है कि मलयालम भाषा केरल और लक्षद्वीप दोनों की एक जगह पर बोली जाने वाली भाषा है। अर्थात जो मलयालम भाषा है वह केरल और लक्षद्वीप दोनों जगह पर बोली और लिखी जाती है, और इसी के कारण केरल से क्या है, यहाँ पर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल पाती है। स्वाभाविक है, जब एक जैसी लैंग्वेज है, एक जैसा कल्चर है, तो उससे क्या होता है कि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं आसानी तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। केरल हाई कोर्ट से भाषागत समानता होने के कारण ही जब भी कोई कमीशन या किसी अधिकारी की नियुक्ति या किसी जिला जज की नियुक्ति करनी होती है केरल उच्च न्यायालय को, तो क्या करता है कि उसी भाषा और लिपि के लोगों को लक्षद्वीप भेजा जाता है। लक्षद्वीप के एक प्रमुख वकील हैं जिनका नाम है CN नूरुल विद्या। यह कहती हैं कि यह सही कदम नहीं है कि वे कैसे न्याय अधिकार क्षेत्र में बदलाव ला सकते हैं, जबकि यहाँ पर भाषागत एवं लिपिगत समानता है। उनका कहना है कि यह जो निर्णय है, यह जो प्रस्ताव है, बिल्कुल गलत है। हमें यह ध्यान देना होगा कि अगर हमें सब तक न्याय पहुंचाना है तो यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कहां से उनकी जो न्यायगत प्रक्रियाएं हैं सुचारू रूप से आसानी से चल सकती हैं। विरोध का एक प्रमुख कारण यह भी है कि केरल हाई कोर्ट की दूरी लक्षद्वीप से मात्र 400 किलोमीटर है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है, और साथ ही साथ केरल जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उससे सीधा संपर्क भी लक्षद्वीप का नहीं है, जैसा कि केरल और लक्षद्वीप के बीच में। तो ऐसे हमें अब क्या करना होगा, किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट तक जाने के लिए 600 किलोमीटर और दूर चलकर जाना होगा। साथ ही साथ अपनी भाषागत और लिपिगत जो चुनौतियों का उसको सामना करना होगा, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट में वो बहुत अच्छे तरीके से कंफर्ट होकर अपनी बात को नहीं रख पाएगा। कानूनी जानकार इसे यह भी कहते हैं कि इससे सरकार के राजकोष पर भी जो है कि निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कारण यह है कि जो केस चल रहे हैं, जो या फिर आगे केसेस आएंगे, उनके लिए सरकार को जो है कि क्या करना होगा, अधिक पैसा जो है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को देना हुआ, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जो कि जो है कि अभी लंबित हैं, जिनकी सुनवाई हो चुकी है, कुछ की होने वाली है। ऐसे में नए सिरे से फिर से उन पर सुनवाई करने में खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस तरह से लक्षद्वीप में जो यह न्याय क्षेत्र का परिवर्तन की बात की जा रही है, जो प्रस्ताव लाया गया है, लक्षद्वीप के साथ साथ इसका केरल में भी विरोध हो रहा है। केरल में 24 मई को एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए यह निर्णय लिया गया और मांग की गई संयुक्त रूप से लक्षद्वीप और केरल के लोगों की कि यहाँ के जो प्रशासक है उनको वापस बुलाया जाए, और इस तरह से यहाँ पर जो है कि मुद्दा जो है कि आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर जो यहाँ पर प्रशासक नियुक्त की गए हैं वह जो है कि कुछ अपनी नीतियों के कारण इस समय विवादों और चर्चा में बने हुए। ये था इस वीडियो का, इस टॉपिक का। थोड़ा सा आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर, जो है H1B वीजा के संदर्भ में। तो हुआ क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अमेरिका में कुशल और पेशेवर कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए H1B वीजा की संख्या दोगुना करने और ग्रीन कार्ड पर लगे प्रतिबंध को, अर्थात प्रत्येक देश का जो कोटा रखा गया है उसको समाप्त करने का आग्रह किया। अभी आसान शब्दों में बस ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आपने क्या है, बीटेक किया है, MBA किया है, और आपको लगता है कि आप जो है कि अपनी सेवाएं किसी कंपनी को दे सकते हैं। तो अमेरिका स्थित कोई कंपनी, मान लेते हैं वह जो है कि कंप्यूटर की है, IT क्षेत्र की है, तो वह क्या करेगी, जब भी आपको हायर करने के लिए वह प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, तो उसको क्या करना होगा, आपके नाम से एक H1B वीजा जारी करवाना होगा, और आप उसी वीजा पर जाएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। तो इस तरह से क्या है, जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनके लिए क्या होता है, वीजा होता है। आगे मैं बहुत डिटेल में इस पर समझाने वाला हूं। तो यहां पर अभी क्या बात की गई है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि हमारे यहां अर्थात अमेरिका में जो कुशल और पेशेवर कर्मचारियों की कमी है। अभी कोविड के दौरान बहुत से लोग घर चले आए थे, साथ ही साथ अब हमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे में जो हमें स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, ये तभी हो सकता है जब हम H1B वीजा की संख्या को बढ़ाएं। अर्थात मान लेते हैं पहले हम 60,000 देते थे, तो अब क्या करें, हम 1,20,000 जो है कि वीजा दें। तो इस तरह से यह बात की गई है। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका में कोविड धीरे धीरे जो है कि अब कोविड से बाहर आ रहा है, वैक्सीनेशन पर्याप्त हो चुका है, और साथ ही साथ अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था में गति लाने का प्रयास कर रहा है, और इसके लिए जरूरत है अधिक से अधिक कामगारों की। हालांकि इससे पहले के
जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका फर्स्ट की बात जरूर कहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, अमेरिका के जो प्रोडक्शन के लेवल को बनाने में वो कामयाब नहीं रहे थे। उन्होंने H1B वीजा के नियमों को काफी कठोर किया था और उनका उद्देश्य ये था कि पहले अमेरिका के लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, फिर बाहर के लोग आए। लेकिन अभी की आवश्यकता क्या है, जो नए राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इनका मानना है कि उत्पादन को बढ़ाकर हमें फिर से अपनी निर्यातक अर्थव्यवस्था को पूरा करना है और इसी के कारण बाइडन की नीतियों से ही तालमेल रखते हुए यूएसए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इस समय अमेरिका वर्ष अभियान का संचालन कर रहा है, जिसके तहत उत्पादन बढ़ाने की बात की गई है। अब इसके तहत क्या होगा कि जब वहां पर उत्पादन बढ़ाने की बात आएगी तो लोग अधिक रोजगार की जरूरत होगी, अर्थात जो कि लेबर की आवश्यकता होगी, और वह स्किल्ड लेबर कैसे आएंगी, H1B वीजा के माध्यम से आएंगे। आपको पता है कि अभी अमेरिका में क्या किया गया था, बड़ी जो है कि मात्रा में जो है कि राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, बहुत सा पैसा जो है कि मार्केट में डाला गया था, नोटों की छपाई भी की गई थी, जिससे लोगों के पास पर्याप्त पैसा है लोगों के पास, अब उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है, H1B वीजा। अब समझ लेते हैं H1B वीजा है क्या। तो H1B वीजा आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम की धारा 101 के सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए, सब क्लॉज 15 और सब क्लॉज एच के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वीजा है जो अमेरिकी नियोक्ताओं को विदेशी कर्मचारियों को अस्थायी रूप से विशेष सेवाओं में नियोजित करने की अनुमति देता है। आसान शब्दों में मैं इसको समझा देता हूं। अमेरिका की एक कंपनी है, उसको लगता है कि जो है कि वह क्या है, उसको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है, तो इस वीजा के माध्यम से वह आपको बुला सकता है या किसी दूसरे देश के लोगों को वह बुला सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवसाय में पेशेवर ज्ञान के साथ स्नातक डिग्री की या फिर जो है कि कार्य अनुभव के समकक्ष की आपकी आवश्यकता होती है, अर्थात आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास जो वर्क का एक्सपीरियंस हो काफी ज्यादा होना चाहिए। इसमें जो रहने की अवधि वो 3 साल है, जो 6 साल तक बढ़ाई जा सकती है और इसके बाद वीजा धारक को फिर से आवेदन करना पड़ता है। कानून के जरिए हर साल जारी किए जाने वाले H1B वीजा की संख्या पर जो है कि अमेरिका नियंत्रण रखता है। कभी आपने देखा होगा जैसे 2017 में 1,80,000 नए जो है कि वीजा जारी किए गए, कभी ये कम और कभी ये ज्यादा होता रहता है। H1 वीजा का प्रयोग जो है कि कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को अपने रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयोग करती हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं यह जो है कि कम रेट पर कम पैसे में अच्छा जो है कि काम करते हैं, इसलिए H1B जो वीजा है उसकी जो है कि डिमांड काफी लोगों में की जाती है, कंपनियों के लिए भी काफी प्रॉफिटेबल होता है। हालांकि जो अमेरिका के लोग हैं उनको इससे दिक्कत होती है, उनका कहना होता है कि जिस चीज के लिए हमें अधिक पैसा मिलना चाहिए उसको बाहर के लोग आकर कम में कर देते हैं, इससे उनके अधिकारों में कटौती होती है। H1B वीजा के कारण जो अमेरिका की कंपनियां हैं वो कम वेतन पे अपना प्रोडक्शन कर लेती हैं और इसकी वजह से उनके जो प्रोडक्शन की लागत है वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। उससे उनके जो उत्पाद हैं वो सस्ते होते हैं और जो है कि अधिक क्षेत्र में वह जो है कि पहुंचाए जा सकते हैं, अधिक लोगों तक पहुंचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संरक्षणवादी नीति अपनाया था और संरक्षणवादी नीति के तहत H1B वीजा के जो नियम थे उसको कठोर किए थे। अब H1 वीजा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से दक्ष हो अर्थात प्रोफेशनली स्किल्ड हो, उस व्यवसाय से संबंधित स्नातक की डिग्री रखता है तो वह H1B वीजा हासिल करने की योग्यता रखता है। H1 वीजा को यूएसए सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के द्वारा भी स्वीकार किया जाता है और इसके तहत जो है कि सिर्फ कंपनियां आवेदन कर सकती हैं, कोई व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता, अर्थात अगर जो भी वीजा मिलेगा वो कंपनी की तरफ से अप्लाई करवाया जाएगा। H1B वीजा धारक अपने साथ अपने पति या फिर पत्नी या बच्चे जिसकी उम्र 21 साल से कम हो को अपने साथ H4 वीजा के साथ आश्रित के रूप में अमेरिका ले जा सकते हैं। H1B वीजा धारकों को पति या पत्नी या बच्चे अमेरिका में किसी प्रकार की नौकरी नहीं कर सकते, लेकिन वे स्कूल कॉलेज में अध्ययन कर सकते हैं। अर्थात जैसे मान लेते हैं आप जाते हैं, आपके जो है कि पार्टनर जाती हैं, आपका कोई बच्चा जाता है तो वह जो है कि बच्चा तो स्वाभाविक वहां पर रोजगार नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपकी पत्नी करना चाहें तो ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए क्या है, इस वीजा की शर्तें क्या है कि जिसको यह वीजा दिया जा रहा है वही जॉब कर सकता है।
अमेरिका में बैंक अकाउंट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन आप इससे कर सकते हैं। तो थोड़ा भारत के संदर्भ में समझ लीजिए H1B वीजा। तो प्रतिवर्ष जारी होने वाले H1B वीजा का लगभग 70% भारत के पेशोरों जो हमारे यहाँ के कामगार हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारतीय IT कंपनियां इस वीजा पर निर्भर हैं तथा भारत सेवा क्षेत्र में सफल निर्यातक है, अर्थात जो है कि सेवा का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत के द्वारा करता है। निश्चित ही अभी रहने वाले वीजा धारकों के लिए नए नियमों का जो है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु नवीन इसमें थोड़ा सा छोड़ दी, ये कुछ और चीज़ें हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम बहुत बड़ी संख्या में H1B वीज़ा का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर H1B वीज़ा की जो है कि संख्या बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं भारत को इसका क्या होगा, फायदा होगा। आई होप आप संक्षेप में इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।